नमस्कार। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफा किस धर्म से संबंधित मूर्तियां भित्ति चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अजमेर में किस सुप्रसिद्ध पीर की मजार है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। जालियांवाला बाग घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती करने वालों से। और छठवां प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट किस वर्ष की घटना है? इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में आप बाकी प्रश्नों का विस्तार से देख चुके हैं। अब लखनऊ पैक्ट छठवां प्रश्न का, वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की। गरमपंथियों का कांग्रेस फिर से शामिल होना तथा लीग के साथ समझौता इस अधिवेशन की प्रमुख उपलब्धि थी। कांग्रेस दोनों धड़ों को आभास हो गया था कि पुराने विवादों को दोहराने की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है तथा आपसी मतभेद से राष्ट्रीय आंदोलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता दोनों ही गरमपंथियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी परिस्थिति में उनसे समझौता नहीं करना चाहते थे। अतः इनकी मृत्यु के बाद ही कांग्रेस में गरमपंथियों का प्रवेश संभव हो सका। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच सहयोगात्मक समझौता लखनऊ अधिवेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी कारण लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। लखनऊ समझौता भारतीय जनता में उभरे व्यापक और आर्थिक राजनैतिक असंतोष और राष्ट्रवादी भावना तथा राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में राष्ट्रीय महत्व की दो घटनाएं घटी। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, दोनों ने एक होकर संघर्ष करने का निश्चय किया। कांग्रेस के नरमपंथियों और गरमपंथियों में जो फूट 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, वह लखनऊ अधिवेशन में आकर ठीक हो गई। दोनों ही पक्षों ने यह महसूस किया कि यदि एक होकर संघर्ष किया जाए तो अच्छे नतीजे होंगे। गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ने भी नरमपंथियों का रुख नरम कर दिया था। इसके अतिरिक्त श्रीमती एनी बेसेंट गरमपंथी नेताओं तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस में लेने के लिए सहमत कराने का प्रयास भी कर रही थी। लखनऊ अधिवेशन में दोनों पक्षों में एकता होने से ये सभी प्रमुख कारण थे। इन्हीं परिस्थितियों में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान को संशोधित किया गया ताकि उपग्रंथियों का प्रवेश सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार 1907 के बाद लखनऊ कांग्रेस की प्रथम संयुक्त कांग्रेस थी। कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके अनुसार पृथक मताधिकार का मानने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई। और सातवां प्रश्न तो हो गया। अब आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहाँ अपनाया था? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के 10 दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति नस्ली भेदभाव के खिलाफ 1894 ईस्वी में अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों लोग उनके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वह दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने और साथ ही भारतीय को इकट्ठा करने के लिए 1896 में थोड़े समय के लिए भारत आए। उन्होंने 800 भारतीयों को इकट्ठा किया, लेकिन एक विडंबनापूर्ण भीड़ द्वारा उनका स्वागत किया गया
और गांधी पर हमले में घायल हो गए। उन्होंने 1899 में बोअर युद्ध के प्रकोप के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया ताकि ब्रिटिश मानवता को समझ सके, लेकिन भारतीयों पर जाति भेदभाव और अत्याचार जारी रहे। उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की, जहां गांधी ने अपने कैडर को शांतिपूर्ण, संयम या अहिंसक सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित किया। इस फार्म को सत्याग्रह का जन्मस्थान माना जाता है। उन्होंने एक और फार्म स्थापित किया जिसे टॉलस्टॉय फार्म कहा जाता था, जिसे उस स्थान के रूप में माना जाता है जहां सत्याग्रह को विरोध के हथियार के रूप में ढाला गया था। महात्मा गांधी पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह अभियान सितंबर 1906 ईस्वी में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में आयोजित किया गया था। उसके बाद उन्होंने 1907 ईस्वी में काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह भी किया। सातवां, उन्हें 1908 में अहिंसक आंदोलन के आयोजन के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जनरल स्मट्स के साथ मुलाकात के बाद एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राजनेता थे को रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1909 ईस्वी में बोल्क्सहर्स्ट तथा प्रिटोरिया में 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। रिहा होने के बाद वह वहां भारतीय समुदाय की सहायता लेने के लिए लंदन चले गए, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ गया। गांधी जी ने 1913 में गैर ईसाई विवाहों को ओवरराइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें ट्रांसवाल में एक और सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया जिससे भारतीय नाबालिग पीड़ित थे। उन्हें ट्रांसवाल सीमा पार लगभग 2000 भारतीयों का नेतृत्व किया था। 9वां प्रश्न है, जालियांवाला हत्याकांड से पूर्व कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुई थी? तो उत्तर है रौलेट बिल विवाद। रौलेट एक्ट फरवरी 1919 में ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा कानून पारित किया गया। अधिनियमों ने कुछ राजनीतिक मामलों को बिना जूरी के मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई और बिना मुकदमा के संदिग्धों को नज़रबंद करने की अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य एक अस्थायी कानून युद्धकालीन भारत रक्षा अधिनियम 1915 के दमनकारी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करना था। वे जस्टिस सेट रौलेट की 1918 की समिति की रिपोर्ट पर आधारित थे। रौलेट एक्ट का भारतीय जनता में काफ़ी आक्रोश था। परिषद के सभी गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों अर्थात जो औपनिवेशिक सरकार में अधिकारी नहीं थे ने इन कृत्यों के खिलाफ मतदान किया। महात्मा गांधी ने एक विरोध आंदोलन का आयोजन किया जिसका नेतृत्व सीधे अमृतसर का नरसंहार अप्रैल 1919 और बाद में उनके असहयोग आंदोलन 1920-22 के लिए अधिनियमों को वास्तविक कभी लागू नहीं किया गया था।